ओके। सो हमारा आज का जो सेशन है वो जिस तरह से हम पहले भी मैथमेटिकल प्रोफेशनल पे ये स्कॉलरशिप्स के लिए सेमिनार करते हैं, इसी तरह आज भी हमारा जो ये जो ऑनलाइन सेमिनार है ये स्कॉलरशिप्स के ऊपर है। तो हम सबसे पहले तो कुछ इनिशियल स्टेप्स को ये पहले भी मैंने वैसे जो है प्रेज़ेंट किया हुआ है, लेकिन आज कुछ काफ़ी चीज़ें मैंने ऐड की हैं। इटली में जो पीएचडी की पोज़ीशंस हैं उनके हिसाब से ना, कि किस तरह से इवैल्यूएशन होती है और कौन से जो स्टेप्स हैं और किस चीज़ के कितनी वेटेज होती है, कितने मार्क्स होते हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ मैंने काफ़ी चीज़ें ऐड की हैं। तो एट द एंड आप लोग क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, होपफुली हम इंशाल्लाह उन क्वेश्चनों के आंसर भी देंगे। सो उसके बाद अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप लोग ईमेल भी कर सकते हैं। सो हाउ कैन वी गेट अ स्कॉलरशिप इन फॉरेन कंट्री? तो कुछ यहाँ पर स्टेप्स हैं जो बड़े इनिशियल स्टेप्स हैं। तो यहाँ पर इस स्कॉलरशिप्स के बिहाइंड जो मोटिवेशन है वो ये है कि आप लोगों को सबसे पहले मेंटली तौर पे प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हम लोगों ने स्कॉलरशिप्स को हासिल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप लोगों तक कोई लिंक पहुँच जाता है या आप लोगों को कोई गाइड करता है कि आप लोग यहाँ पर अप्लाई करें, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि यहाँ लिंक नहीं ओपन हो रहा, यहाँ काफ़ी चीज़ें जो हर्डल है, मतलब ज़ाहिर बात है बाज़ औक़ात लिंक वर्क नहीं कर रहा होता, तो ज़ाहिर बात है वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के नेम मेंशन होते हैं, तो यू कैन राइट ऑन गूगल यूनिवर्सिटी नेम और बकाया जो भी उसका एडमिशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आप रीड करें तो होपफुली आप वहाँ तक पहुँच जाएँगे। तो मेंटली तौर पे प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। कहीं पर भी आप लोगों ने कोई पोज़ीशन लेनी है, इवन कि आप लोगों ने अगर पाकिस्तान में भी कोई पोज़ीशन लेनी है, ठीक है, स्कॉलरशिप पे, लम्स यूनिवर्सिटी आईएमएम है जो मास्टर स्कॉलरशिप है, तो आप लोगों को मेंटली तौर पर प्रिपेयर होना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। सो यहाँ पर स्टार्ट अर्ली आप लोग जब भी किसी स्कॉलरशिप्स को देखते हैं तो होपफुली मेरे ग्रुप्स हैं, मैं वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। तो वहाँ पर आप लोगों को उसकी डेडलाइन का ख़्याल रखना पड़ता है, सही है? इवन कि हम क्या करते हैं कि जिस दिन यूनिवर्सिटी की डेडलाइन होती है उससे 1 दिन पहले अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। सो फिर हम लोगों से पूछते हैं ये कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा? तो फिर एप्लीकेशन हमसे सही नहीं बन पाती ना। तो बाज़ औक़ात लास्ट डे पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट वर्क नहीं कर रही होती, तो इसलिए आप लोगों को अर्ली स्टार्ट लेना चाहिए जहाँ पर भी आप लोग एप्लीकेशन सबमिट करवा रहे हैं। फिर रिसर्च स्कॉलरशिप ऑप्शंस हैं, ठीक है? उसमें पीएचडी के लिए ऐसा होता है कि 2 तरह की होती हैं स्कॉलरशिप्स ना, एक यूनिवर्सिटी आपको जब आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके साथ ही आपका स्कॉलरशिप लग जाता है, जो कि मोस्टली ऐसे होता है। इवन कि अगर कहीं पर आप लोगों के पास एडमिशन हो जाता है जैसे कि ज़्यादातर यूके की बात मैं करना चाहूँगा कि यूके में आपका एडमिशन तो हो जाता है लेकिन आपके पास स्कॉलरशिप नहीं होती। तो फिर आप लोगों के पास फंडिंग के लिए आप उसका देखें कि आप कहीं कहाँ पर फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? आप पाकिस्तान में भी एसएससी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट इसके क्राइटेरियाज़ हैं, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो मेन चीज़ है जिस पे मैं बार-बार कहता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें कि आखिर यहाँ पर जहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं कि आपके पास उन्होंने आइट्स माँगा, आइट्स मौजूद है, जीआरई है तो जीआरई मौजूद है, ठीक है? बजाए आप उन एप्लीकेशन पे मेहनत करने के आप और बहुत सारे स्कॉलरशिप्स आते रहते हैं। तो यहाँ पर एक और भी पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे अक्सर मतलब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्कॉलरशिप कब आएँगे? ठीक है? ये बड़ा क्वेश्चन कॉमन सा है कि कब आएँगे स्कॉलरशिप? तो इसका आंसर सिंपल सा है कि स्कॉलरशिप जो है वो पूरा साल चलते रहते हैं, ठीक है? डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में, जैसे कि अभी मैं इटली की अगर बात करूँ तो इसमें ऐसा होता है कि इसमें साइकल्स होते हैं, 38 साइकिल पिछले साल का था, अभी 39 साइकिल आएगा, हर यूनिवर्सिटी का आएगा, सही है? वहाँ पर हर यूनिवर्सिटी में 8 से 9 पोज़ीशनें होती हैं पीएचडी की। मास्टर की ज़ाहिर बात है ज़्यादा होती हैं, 10 से 15। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना देख के। मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यही आता है आइट्स माँग रहा है, जीआरई माँग रहा है या इस तरह की चीज़ें, या दूसरी चीज़ आपसे पेपर पब्लिकेशन तो कहीं पर भी नहीं माँगी जाती, जो हम ज़्यादा पूछते हैं कि पेपर पब्लिकेशन बड़ी ज़रूरी है एडमिशन के लिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सही है? तो आप लोग ऐसी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं वो देख के आप अप्लाई कर दें। उसके बाद हम इन चीज़ों को आगे जाके डिस्कस करते हैं। ठीक है, टाइम पे अप्लाई करें, सही है?
उसके बाद एप्लीकेशन को फॉलो करें, ठीक है, कि आप लोग, जाहिर बात है ये तो नहीं है कि एक ही स्टेप होगा कि आप लोगों ने एप्लीकेशन करवा दी है, उसके नहीं बाद मैंने तो आप लोग हाँ अगले पेपर मैं घर ही होया करना, बस आ सोमवार मंगल नहीं घर होना मैं शाम टाइम बस। यहाँ पे हाँ सॉरी ओके। सो एप्लीकेशन को देखते रहें क्योंकि उसके स्टेप्स होते हैं। पहले आपकी एकेडमिक तौर पे एवेल्युएशन होती है, फिर उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू होता है, तो वो आप जहां आपका पोर्टल है वहां स्टेटस देखते रहें। अदरवाइज तो 95% आप लोगों को ईमेल आती रहती है आपके स्टेटस की ना, तो उसको फॉलो करते रहें जहां पर आपने अप्लाई किया। सही है। उसके बाद पहले भी बता चुका हूँ कि अगर फंडिंग नहीं है तो आप फंडिंग जो अदर आपके पास ऑप्शंस हैं वहां से ट्राई करें कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। यहाँ से हम जो मेन चीजें हैं यहाँ से डिस्कस करेंगे जहां से ज्यादा क्वेश्चनिंग होती है। देखें, मैं आगे जाकर भी यहाँ पर आज, क्योंकि मेरा आज का जो सेशन है मेरा यही है कि मैं क्वेश्चनों के आंसर करूं, क्योंकि लोग ग्रुप्स में, जाहिर बात है अगर 600 लोग हैं तो 600 लोगों का जवाब देना बहुत मुश्किल है। तो अब यहाँ पर मीटिंग में जो भी लोग आते हैं वो जाहिर बात है इंटरेस्टेड हैं तो आते हैं। तो मेरा ज्यादा आज का जो टाइम है वो ये है कि क्वेश्चनिंग आंसर, मतलब जो सेशन है वो ज्यादा हो। तो लेकिन फिर भी मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, जहाँ कोई रहेगी वहाँ फिर हम क्वेश्चनिंग आंसरिंग में क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक परफॉर्मेंस। इसमें ये होता है कि हम लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि आपकी सीजीपीए मैटर करती है। सो सीजीपीए जो है, जाहिर बात है ये तो नहीं हो सकता कि अगर एक बंदे की सीजीपीए 3.90 है, एक बंदे की 2.90 है, तो वो दोनों बराबर हैं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। हाँ, 2.90 वाला अप्लाई कर सकता है, लेकिन ये है कि वो अपने दूसरे एप्लीकेशन को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करे कि ताकि वो जब कंपटीशन में आए तो वो अपनी चीजें बेहतर बना सके। फॉर एग्जांपल जैसे अगर उसके पास सीजीपीए कम है तो उसको चाहिए कि अपनी सीवी, मैं आगे जाके बहुत डिटेल से ये बताया हुआ है कि अपनी सीवी को अच्छा बनाए, ठीक है, अपने मोटिवेशन लेटर को बेहतर बनाने की कोशिश करे। सही है। या जो आपका मास्टर, जो पीएचडी के लिए लोग अप्लाई करते हैं, वो अपने मास्टर का जो थीसिस का अब्स्ट्रैक्ट है वो उनका एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एक अच्छी फील्ड होनी चाहिए जिस तरह की पोजीशनें आई हैं। तो आप लोगों का स्कॉलरशिप्स में जो एकेडमिक होता है ये जरूर मैटर करता है, ऐसी बात नहीं कि मैटर नहीं करता। हाँ, लेकिन कम सीजीपीए वाले ये नहीं है कि वो अप्लाई ना करें, उनका भी एडमिशन होता है। इवन कि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं यूएसए में एडमिशन हुए हैं 2.9 के साथ, इस तरह की बात नहीं है। इटली में एडमिशन हुए हैं 3 से कम सीजीपीए वालों के। तो आप अगर अपनी एप्लीकेशन पे मेहनत करते हैं, डिपेंड करता है आप कितनी हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, तो एडमिशन हो जाएगा। और दूसरी, पहले तो मैंने सीवी के बारे में बताया। दूसरे बार रेलिवेंट वर्क एंड रिसर्च एक्सपीरियंस के आपके पास एक्सपीरियंस, रिसर्च एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। तो रिसर्च एक्सपीरियंस में जाहिर बात है अगर आप लोगों ने पहले से कोई इंटरनेशनल पब्लिकेशंस की हैं तो देन इसका मतलब है आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस तो है ना। तो ये भी इसमें बड़ा मैटर करता है। सॉरी, यहाँ पर नोट किया मैंने। सो अगर आपके पास पब्लिकेशंस हैं तो जाहिर बात है इसका मतलब है आप जो प्रीवियस वर्क है उसको एक्सप्लोर करने की आप में एबिलिटी है। तो ये चीज़ भी बड़ी मैटर करती है जब आप लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। फिर जो तीसरी चीज़ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्ट्रॉन्ग लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। कि आप रिकमेंडेशन लेटर, रेफरेंस लेटर जो ले रहे हैं, जिस टीचर से भी ले रहे हैं, वो आपके बारे में क्या लिख रहा है, ठीक है। अक्सर जब मैं भी स्टार्ट स्टार्ट में अप्लाई करता था तो क्या था, स्टार्ट में जाहिर बात है पहली दफा तो इंसान नहीं सीख जाता, तो यही होता है कि बंदा अपने बारे में लिखे कि ये क्लास में बड़ी जल्दी आ जाता है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, इसकी सीजीपीए इतनी है। मैं सारी चीजों को एक साइड पे रख के ये कहूंगा कि वो सिंपल जिस प्रोफेसर से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखवा रहा है वो सिंपल इसको लिखे कि इसने मेरे पास से ये सब्जेक्ट पढ़े हैं और पास किए हैं अच्छी परसेंटेज के साथ, जिस परसेंटेज के साथ भी किए हैं, ठीक है। ब्लूटूथ पढ़ाई। सही है। और सॉरी, ओके ओके। सो वो बताए कि इसने ये कोर्स पढ़े हैं और ये पास किए हैं, ठीक है, ये तो एक चीज होगी। दूसरा बताया कि उसने कोर्स पढ़ने के दौरान उसमें क्या एबिलिटी थी, मतलब उसमें रिसर्च स्किल थी क्या, उसने किसी, मतलब एक स्पेसिफिक थ्योरम लिख दें कि उसमें उसने इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की, या इसका इस तरह का मतलब मैथमेटिकली व्यू से उसने उस स्टूडेंट्स को कैसा पाया, एक चीज।
दूसरी, जब हम लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे मैं अगर एक मिसाल दूं कि एक स्टूडेंट है, उसने जी टीचर 2 को अपनी यूनिवर्सिटी में कह दिया कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख दे। ज़ाहिर बात है वो नहीं लिखते, मुझे पता, खुद लिखने पड़ते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, हम खुद लिखते हैं, लेकिन हम एक बहुत बड़ी गलती और मिस्टेक करते हैं कि हम दोनों रिकमेंडेशन लेटर जो हैं वो सेम लिख देते हैं। सेम से मुराद के उनकी 50-50% वर्डिंग जो होती है वो सेम होती है। तो एक कॉमन सी बात है, अगर आप लोगों ने एमफिल पीएचडी, मैंने भी किया, तो हमारी इतनी तो थिंकिंग कहती है कि एक बंदे की जो देखने का दूसरे के बारे में व्यू है वो सेम नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। हम सोचते हैं कि ये बस कार्रवाई है, लेकिन वो ये सारी चीजों को क्या करते हैं, रीड आउट करते हैं, ठीक है, और इसके मार्क्स होते हैं। तो इसको कोशिश करें कि अपना बेहतर से बेहतर बना सकें, ठीक है। उसके बाद वेल रिटन पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे, ठीक है, अपनी पर्सनल स्टेटमेंट जो है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में, या मोटिवेशन के बारे में, या दूसरा कवर लेटर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप मोटिवेशन लेटर बना रहे होते हैं, तो आपके जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, जो 3-4 लाइनें हैं, वो तो आप 2 से 3 लाइनों में अपना कवर करें ना, कि आपने बैचलर और मास्टर कहाँ से किया है, और आप लोगों का जो थीसिस का टाइटल था वो क्या था, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपना मोटिवेशन लिखें, जहां पर भी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जहां अप्लाई कर रहे हैं देखें पोजीशन किस तरह की है और आपकी मोटिवेशन किस तरह की। ये नहीं है कि एक मोटिवेशन लिखा है बस उसको फेंकी चलो। मैं कहता हूँ ठीक है वो लिखा हुआ है, नो प्रॉब्लम, बट जब भी आप अप्लाई करते हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखें जाके कि यहाँ पर पोजीशन किस तरह की, उस तरह से आप चेंज करके उसमें सबमिट कर दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ज़ाहिर बात है पोजीशन फील्ड मैकेनिक्स ही है, आपने वहां पर वो सोलेबल ग्रुप और निलपोटेंट ग्रुप लिखा हुआ है, ग्रुप थ्योरी, तो ये तो बिल्कुल ही जमीन आसमान का फर्क है। तो ये चीजें जो हैं इसको देखा करें कि पर्सनल स्टेप, फिर अपना वो बैकग्राउंड लिखें, ठीक है, कि आपने किस तरह से यहाँ तक आपकी मोटिवेशन बनी, फिर आप लिखें फ्यूचर में आप कहाँ पे काम करना चाहते हैं, किस फील्ड में। और आप लोगों की जो मोटिवेशन लेटर या स्टेटमेंट होनी चाहिए वो मैथमेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पहले भी जो हमारी टॉक्स हुई हैं इसमें बड़ी ये चीजें एक्सप्लेन हुई हैं, कि वो आप लोगों की एक इस तरह की हो कि आप किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई करें। ये नहीं है कि आप एक स्पेसिफिक थ्योरम पकड़ लें कि मैंने इसी पे ही काम करना है, ठीक है। आप एक ऐसी फील्ड को ठीक है रखें कि अगर मिसाल के तौर पे जैसे प्योर मैथमेटिक्स है, अगर आप प्योर मैथमेटिक्स में काम करना चाह रहे हैं तो आप उसमें 2-3 फील्ड इस तरह से अपनी स्टेटमेंट में लिखें कि मैं काम कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे आप अगर मैं मिसाल दूं तो दूसरी लीनियर अलजबरा है, ठीक है। लीनियर अलजबरा अब काफ़ी वसीह है, आप इसमें ठीक है मज़ीद लिख सकते हैं कि मैं इसमें काम करना चाहता हूँ या इसकी फलां फील्ड में काम करना चाहता हूँ, तो ये आप पे आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। 5वें नंबर पे आता है प्रोफिशिएंसी लेटर, ठीक है। ज़्यादातर जो है, मैं तो यही कहूँगा 70% जो है आपका आइट्स के बगैर भी एडमिशन हो जाता है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं आइट्स के बगैर मुश्किल है, ऐसा नहीं है। इवन के यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ में मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनका आइट्स के बगैर एडमिशन हुआ है, सही है। बट डिपेंड करता है कि अगर आपके पास आइट्स, ज़ाहिर बात है आइट्स जो है आपके पास मौजूद है तो ये एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। सो कोशिश करें आप लोग कि जो आइट्स है वो कर लें अगर तो टाइम है, वरना आप अप्लाई जो करना है वो स्टार्ट रखें। आगे कोरिकुलर एक्टिविटीज एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, कि आप लोग कहाँ पर लीडरशिप के तौर पे रहे हैं, टीम वर्क किया है, या सोशल स्किल्स आप में कितनी है, ये भी मैटर कर रहा होता है, ठीक है। इटली में जो पीएचडी एडमिशन क्राइटेरियाज हैं उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज की फीस होती है 30 यूरो या 5 यूरो, वो भी आपने ऑनलाइन पे करनी होती है। और यहाँ पर मेन जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि यहाँ 2 स्टेप्स होते हैं पीएचडी के लिए। फर्स्ट स्टेप होता है शॉर्टलिस्ट फॉर द इंटरव्यू। फर्स्ट स्टेप में आपने इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होना होता है। एप्लीकेशन को सबमिट करवाने के बाद आपको कितने मार्क्स चाहिए होते हैं इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होने के लिए? 50 में से 30। यू विल बी नीड 30 मार्क्स आउट ऑफ 50 फॉर शॉर्ट लिस्टिंग इंटरव्यू, ठीक है। जब आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं फिर आपको मेल आती है, उसके बाद आपका सेकंड स्टेप होता है फाइनल सिलेक्शन आफ्टर इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू को पास करने के लिए आपके पास आपको 30 मार्क्स फिर लेने पड़ते हैं 50 में से। इसका मतलब हुआ कि टोटल 100 मार्क्स हैं और आपको 60 प्लस मार्क्स लेने हैं फाइनल सिलेक्शन की तरफ जाने के लिए, सही है।
फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं, की तरफ जाने के लिए। मैं आगे बताता हूँ जाके। जैसे कि फर्स्ट स्टेप है, इसको बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो मर्जी कर लें। इसमें यह होता है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जिसमें आपका मास्टर थीसिस आता है, मास्टर थीसिस नहीं मैं बोलूंगा यहाँ, सॉरी, यहाँ पर आपके एकेडमिक जो आपकी सीजीपीए होती है, आपकी बैचलर की होती है, ये 2 डिग्रियां मेरे ख्याल में जो है वो मैटर करती हैं। इसके 13 पॉइंट्स होते हैं, टोटल 50 होते हैं, 13 इसके होते हैं। पेपर पब्लिकेशन के आपके 2 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। थीसिस अब्स्ट्रैक्ट आपने जमा करवाना होता है, उसके आपके पास 5 मार्क्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। रेफरेंस लेटर जो आपके टीचर लिखते हैं, उसके 12 मार्क्स होते हैं, और आपकी सीवी के 18। अब मुझे बताएं कि अगर आप लोगों के एकेडमिक में मिसाल के तौर पे कम भी आ जाते हैं, फर्ज किया 6 भी आ जाती है, तो तो ये मैटर नहीं करता कि आप लोगों की सीजीपीए कम है या ज्यादा है। ज़ाहिर बात है, कम या ज्यादा मैटर इसलिए नहीं करता। यहाँ पर मैं इसलिए ये बात की है क्योंकि यहाँ पर आपके पास सीवी के तो मार्क्स हैं ना, उसके पास आपके पास रेफरेंस लेटर के तो मार्क्स हैं ना, यहाँ से 30 बन गए। थीसिस अब्स्ट्रैक्ट के मार्क्स हैं, कितने बन गए? 35, और ये 37, और आपके पास वो भी 13 बचे हुए। सो आप लोग इंटरव्यू के लिए अगर अच्छी एप्लीकेशन बनाएं तो आप शॉर्टलिस्ट हो। ये है फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप होता है आप लोगों को इंटरव्यू में, आप लोग ये जो लास्ट स्टेप होता है, इसमें आप लोगों के पास जो इंटरव्यू की प्रेजेंटेशन बनाई होती है, उसके आपके पास 48 मार्क्स होते हैं। और आपके इंटरव्यू के दौरान वो आपकी इंग्लिश को चेक कर रहे होते हैं, उसके दौरान इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, उसके आपके 2 पॉइंट्स होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 50। इसमें भी आपको कितने चाहिए होते हैं? 30 मार्क्स चाहिए होते हैं। अच्छा, जब ये चाहिए होते हैं तो इसका मतलब है आप लोगों ने अपनी तरफ से अपना काम सारा कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है, मिसाल देने लगा हूँ, 10 बंदों ने ये सारा क्राइटेरिया जो है वो अबूर कर लिया। अब लास्ट पे लगती है एक रैंकिंग लिस्ट, ठीक है। उसमें अगर पोजीशनें आई हैं 7, तो वो जिनके मार्क्स सेवन्स के सबसे ऊपर होंगे, उनको ऊपर से वो ले आएंगे सेवन्स को, ठीक है। तो बकाया 3 नीचे आ जाएंगे। अब वो वेटिंग लिस्ट में, ये नहीं है कि वो गए। अब उन ऊपर में से अगर स्टूडेंट्स ने छोड़ दिया 2 ने 3 में, तो वो नीचे वाले सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है उनके पास भी काफी हद तक चांसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद अ कैंडिडेट हु गेट 30 प्लस मार्क्स इन बोथ एवेल्युएशन हैज 90% चांसेस ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद रैंकिंग लिस्ट का इंतजार करें। अगर आप रैंकिंग लिस्ट में हैं तो देन अपने जर्नी को क्या करें, एंजॉय करें, सही है। तो यही आज की हमारी टॉक थी। इसमें हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि हम इनिशियल तौर पे एप्लीकेशंस के लिए किस तरह से प्रीपेयर होना चाहिए, ठीक है। इनिशियल तौर पे मेंटली तौर पे किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। फिर मैंने ये बताया कि आप लोगों के अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और लास्ट पे मैंने आप लोगों को पूरा प्रोसीजर बता दिया कि कहाँ कहाँ कितने पॉइंट्स हैं किसी जगह पे। तो ये चीज बड़ी मैटर कर रही होती है, ठीक है। अब लास्ट पर मैं कुछ क्वेश्चन खुद ही करके उनके खुद ही आंसर दूंगा, ठीक है। एक बहुत मेन क्वेश्चन होता है कि क्या हमें अप्लाई करने के लिए HEC से हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होना जरूरी है? तो इसका आंसर है नो। ये सारी चीजें जो हैं, अटेस्टेशन, सारा कुछ जो है, आपको FRC चाहिए, ठीक है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारा का सारा है वीजा प्रोसेस। आप लोगों को एप्लीकेशंस के लिए जो मेन चीज चाहिए वो चाहिए आप लोगों की डिग्रीज, ठीक है, विदाउट अटेस्टेशन। और उसके लिए आप लोगों को सेकंड चीज चाहिए आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसको मोटिवेशन लेटर भी कह सकते हैं या कवर लेटर भी कह सकते हैं। या आपकी थर्ड नंबर पे आपके पास एक अच्छी क्या होनी चाहिए, CV होनी चाहिए, सही है। और PhD वालों के लिए, सॉरी, एक क्वेश्चन जो है उसका भी आंसर दे दूं साथ ही। कुछ लोग कहते हैं रिसर्च प्रपोजल, ठीक है। अब इटली में जितनी भी सिलेक्शन होती है ना, वो लोग क्या करते हैं, अपना रिसर्च प्रपोजल क्या जमा करवाते हैं, ये बात गौर से सुने। अपना जो थीसिस आपने लिखा होता है मास्टर में, उसी को 6-7 पेज में आप लिख कर, असल में रिसर्च प्रपोजल की डेफिनेशन ये नहीं है, लेकिन वो आपका देख रहे होते हैं कि आपने पास्ट में क्या काम किया और आप क्या कर सकते हैं। तो वो क्या कहते हैं, मैंने खुद ऐसे किया था, अपने मास्टर 6-7 पेजेस पे लिख कर उसको इस तरह से उनको जमा करवाया। उसके बाद जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई थी अपनी फाइनल इंटरव्यू के लिए, वो भी उसी में से बनाई थी, ठीक है। सो आप अपना रिसर्च प्रपोजल उसी चीज को एक्सप्लेन कर दें कि ये मैंने काम किया हुआ है, आगे वो उनको बड़ा पता होता है कि इसमें कितनी एबिलिटी है काम करने की, ठीक है। सो ये चीजें हैं।
उसके बाद मैं आप लोगों को एक अच्छी सीवी आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। एक स्टूडेंट था जिसके सीवी में से पूरे के पूरे मार्क्स से 18 में से 18। तो अभी मीटिंग का टाइम हमारे पास 3 मिनट हैं। सर क्या हम दोबारा से मीटिंग स्टार्ट करें ताकि उसमें क्वेश्चन सेशन भी स्टार्ट हो जाए, क्वेश्चन आंसरिंग सेशन। जी ठीक है। ओके, जस्ट 1 मोमेंट। ओके, आप लोगों ने जो सेम लिंक है उससे ज्वाइन करनी है मीटिंग, सेम लिंक से। बट एक चीज को जहन में रखिएगा, अगर आपसे उस लिंक से ज्वाइन ना हो तो फिर मीटिंग की आईडी और मीटिंग का पासवर्ड जो होगा वो सेम होगा, आप उससे ज्वाइन कीजिएगा। आई एम वेटिंग।